So today is 21st August. On the screen you can see that it's 17th August. हुआ ये था कि 17th August का जो लास्ट क्लास था हमारा, 17th August का जो लास्ट क्लास था, उसी क्लास का पीपीटी मैंने एडिट किया है, डेट चेंज नहीं किया था, वैलेंसी की जगह मोल का रिवीजन लिख दिया था. ओके okay, so now before starting with the mole concept wala part, we will revise some concept from the previous class. Okay, so previous class का ये वाला concept हम लोगों को अभी revise करना है. You will see it on your screens. Yes, so the concept is valency. Na का चार्ज होता है +1, NO3 एक ग्रुप है, उसका चार्ज होता है -1. फॉर्मूला लिख दिया NaNO3. कैल्शियम द चार्ज इज +2. OH द चार्ज इज -1. CaOH होल ट्वाइस. क्योंकि क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे, कैल्शियम का चार्ज +2 लिखा है, OH का चार्ज -1 लिखा है, तो कैल्शियम के कितने कटायंस लगेंगे हमें? कैल्शियम का 1 कटायन लगेगा. OH जो ग्रुप है, उस OH ग्रुप के कितने अनायंस लगेंगे? OH ग्रुप के 2 अनायंस लगेंगे. CaOH होल ट्वाइस लिखेंगे हम, राइट? नाउ प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द ग्रुप. ओके, यहाँ पे बात कर लो, जिनको डिफिकल्टी है हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे. एंड यस, वन मोर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अभी आप सब लोग 9th क्लास में होंगे, प्लीज इतना सेंस रखा करो कि किसी ने अगर कुछ ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा है तो सारा गाँव उस पर नो मत रिप्लाई किया करो. ठीक है, इंडिविजुअली आप दूसरों से चैट कर सकते हो. प्लीज डू नॉट पोस्ट ऑन द ग्रुप अननेसेसरीली. थैंक यू सो मच. सो लेट नेक्स्ट एग्जांपल, Na2CO3. सोडियम जो है, सोडियम कटायन है, उसका चार्ज +1 है. CO3 ग्रुप होता है, उसका चार्ज -2 होता है. तो इस कंपाउंड में कटायंस कितने लेने पड़ेंगे हमें? इस कंपाउंड में कटायंस लेने पड़ेंगे 2 और अनायंस लेना पड़ेगा 1. सो Na2CO3 विल बी द कंपाउंड. ध्यान दो कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं यूज किया है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया है. क्यों ब्रैकेट यूज किया है यहाँ पे? क्योंकि OH जो ग्रुप है उसको 2 बार लेना था. तो सिर्फ अगर हम इसको ऐसे लिखते, सपोज इस चीज को अपन ऐसे लिखते, T लिखते, A लिखते और OH2 लिखते, तो CaOH2 में और CaOH होल ट्वाइस में क्या डिफरेंस है? CaOH2 में ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन 1 टाइम है, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए. हमें OH वाला ग्रुप 2 टाइम्स चाहिए. तो CaOH होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला लिखना है. ओके, देन यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SO4. NH4 चार्ज +1 है, SO4 का चार्ज -2 है, तो क्रिस क्रॉस कर लेंगे. तो यहाँ पे जो कटायन है वो 2 बार लिखना है. NH4 होल ट्वाइस SO4 इज द फॉर्मूला. ये चारों कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स है? ऑल दीज 4 कंपाउंड्स आर आयोनिक कंपाउंड्स. बराबर है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है. ये आयोनिक कंपाउंड्स है. कटायन और अनायन वाली चीजें हैं. कटायन एंड अनायन आर प्रेजेंट. कटायन भी प्रेजेंट है और अनायन भी प्रेजेंट है. ये चारों आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है. क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया है हमने कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए. वैलेंसी को बैलेंस आउट करने के लिए हमने क्या किया है? वैलेंसी को बैलेंस किया है. क्यों बैलेंस किया है? ताकि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए. सोडियम 2 बार, कार्बोनेट ग्रुप 1 बार, सोडियम 1 बार, NO3 ग्रुप भी 1 बार, कैल्शियम 1 बार, OH ग्रुप 2 बार, क्योंकि कैल्शियम का चार्ज +2 है. एंड यहाँ पे कटायन 2 बार और अनायन 1 बार, क्योंकि SO4 ग्रुप का चार्ज 2- है. तो +1 वाली चीज 2 बार लगेगी और SO4 वाली चीज 1 बार लिखेंगे. एनी डाउट स्टिल हियर? इस वाले स्लाइड में, वैलेंसी वाले कंसेप्ट के इस स्लाइड में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. अभिराम प्लीज आस्क. अभिराम, डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? नहीं. एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? इस स्लाइड में डाउट है तो प्लीज पूछिए. श्रुति प्लीज आस्क. Sir, your screen is very blurred. स्क्रीन इज वेरी ब्लर. Yes, sir. क्या कर सकते हैं? ठीक है, गिव मी 1 मिनट. Yes, sir. ओके, श्योर. हृदयांश प्लीज अनम्यूट. Hello. हेलो हृदयांश, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, sir. हृदयांश, कैन यू सी व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन? ये पढ़ो क्या लिखा है. Yes, sir. Valency.
ओके, ये पढ़ो क्या लिखा है, नीचे वाली चीज क्या लिखी है? फॉर्मूला। ओके, ये क्या लिखा है, दिस वर्ड? आयोनिक कंपाउंड। ओके, रिवेंज, गो अहेड विथ योर डिफिकल्टी। सो CA, सर क्वेश्चन नंबर वो जो सेकंड है हाँ, CaOH/2। CaOH/2, हाँ। सर फिर OH/2 ही क्यों लिखा है, Ca/2 क्यों नहीं लिखा? मुझे बताओ कैल्शियम का चार्ज कितना है? कैल्शियम 1, +2 सॉरी है। 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, वेरी गुड। OH का चार्ज कितना है? -1। -1। तो इन दोनों को अगर बैलेंस करना है तो कैल्शियम के साथ कितना निगेटिव चार्ज का रिक्वायरमेंट है? 2 निगेटिव चार्ज का रिक्वायरमेंट है। यस सर। तो 2 निगेटिव आने के लिए OH वाले ग्रुप को 2 बार लेना पड़ेगा। यस सर। तो इसलिए OH होल ट्वाइस लिखेंगे। या तो ऐसे सोचो कि कैल्शियम आधा ले लो और OH 1 ले लो, तो वो आधा तो मिलेगा नहीं, इसलिए कैल्शियम 1 लेके OH को डबल लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, और ये समझा आपको, CaOH/2 में सिर्फ सादा 2 नहीं लिखते, ब्रैकेट लगा के 2 लिखते। क्लिक हुआ ये? यस सर। ओके, गुड रिजल्ट, थैंक यू। श्रुति किधर है? SHRU। श्रुति प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है अभी ठीक से या अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है? सर प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि एक स्टूडेंट से मैंने कम्युनिकेट किया, उनको स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है। आई नो मेरे तरफ भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ 11-12 kbps ऐसा स्पीड दिखाई दे रहा है इस पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई Yes, sir. एम नॉट एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस। आवाज ठीक से सुनाई दे रही है आपको मेरी? Yes, sir. तो बहुत बढ़िया, आवाज सुन लो, जितना समझ में आता है उतना लिख लो, बाद में इस क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, Yes, sir. थैंक यू श्रुति। आदित्य पांडे प्लीज आस्क। सर हाँ सर। सर यहाँ पे हमको यहाँ पे पूरा दिया है फॉर्मूला, चार्ज और फिर नीचे पूरा फॉर्मूला बना के दिया है, लेकिन सर अगर समझो हमको पेपर में Na2CO3 बस फॉर्मूला दिया है, तो हम हाँ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आयोनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट? हाँ, बहुत बढ़िया। वो आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि Na जो है सोडियम, वो मेटल है, बराबर। यस सर। और CO3 एक ग्रुप है। ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये लर्न करना पड़ता है। जैसे क्या है कि मेटल्स लर्न कर लो, नॉन मेटल्स लर्न कर लो और ग्रुप्स लर्न कर लो। तो ग्रुप्स लर्न करेंगे तो CO3 2- एक ग्रुप है, उसको कार्बोनेट ग्रुप बोलते हैं। अब अगर ये चीज लर्न हो जाएगी तो Na2CO3 आयनिक कंपाउंड है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। और सर कोवेलेंट कंपाउंड्स तो कैसे? नॉन मेटल वाले कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके जो HCl बनाता है, वो HCl आयोनिक कंपाउंड नहीं है, वो HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि नॉन मेटल है। वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल्स, देयरफॉर द कंपाउंड वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो मेटल नॉन मेटल याद रख लिया, तो कंपाउंड आयोनिक है या कोवेलेंट है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ आदित्य? यस सिर्फ इसमें आपको ग्रुप्स पता होने चाहिए। अब जैसे देखो, ये जो NH4 दिख रहा है यहाँ पे, NH4 होल ट्वाइस SO4, उसमें ये NH4 जो है इसको अमोनियम ग्रुप बोलते हैं। तो ये लर्न होना चाहिए, NH4 और उसका चार्ज +1, ये चीज लर्न होनी चाहिए। यहाँ पे OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH सिंगल माइनस होता है, ये भी चीज लर्न होनी चाहिए। NaNO3 में NO3 ग्रुप है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, NaNO3 अगर किसी ने लिखा है तो NaNO3 को तो अपन ऐसा भी तोड़ सकते हैं ना। तोड़ने को क्या है, कोई गलत तरीके से तो कुछ भी लिख देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं टूटेगा। वो चीज Na और NO3 ऐसा ही टूटने वाला है। और ये क्यों पता है मुझे? क्योंकि मुझे लर्न है कि NO3 जो रहता है वो ग्रुप रहता है। तो ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये लर्न करना पड़ता है। आदित्य कमेंट करे। यस सर। ओके आदित्य, थैंक यू। जिनका डाउट क्लियर होता जा रहा है हाथ नीचे करते जाओ। धर्मेश। हेलो सर। हेलो धर्मेश। हाँ सर, ऐसा जरूरी है क्या सर कि दो नॉन मेटल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे? हाँ सर, ऐसा जरूरी है, नॉन मेटल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। उसका रीजन ये है कि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक डोनर चाहिए और एक एक्सेप्टर चाहिए। तो नॉन मेटल तो डोनेट करते ही नहीं है, कुछ भी हो जाए नॉन मेटल डोनेट नहीं करेंगे। तो नॉन मेटल मिलके कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, एक थैंक यू कंसेप्ट सर। होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
वो चीज 11th में पढ़ते हैं, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो चीज के अकॉर्डिंग भी नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे 100% ऑफ द टाइम्स। मैंने 99% भी नहीं बोला, हमेशा नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। ठीक है धर्मेश? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभिषेक, अभिषेक प्लीज आस्क। सर कंपाउंड नंबर सेकंड COH वोल्टवाइज या Na2CO3? नहीं सर, ये OH ट्वाइस में हाँ OH पे ब्रैकेट है, हाँ, तो अपन CaO2H2 नहीं लिख सकते क्या? नहीं वो ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते, वो मैथ्स में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता। उसका रीजन ये है कि अगर आप इसको ऐसा लिखोगे CaO2H2, अगर आप इसको ऐसा लिखोगे तो पढ़ने वाले को क्या लगेगा, ऑक्सीजन O2 आ गया, हाइड्रोजन H2 आ गया और Ca आ गया। ये देख के समझ में नहीं आता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है कि हम इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH निगेटिव ऐसा रिप्रेजेंट करें। तो वो जो OH है एक ग्रुप है और वो ग्रुप को पूरा का पूरा एक साथ लिखना पड़ता, तो वो ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे भी NH4 होल्ट वाइज SO4 है, तो इसको N2H8 SO4 नहीं लिख सकते, उसको फॉर्मूला ऐसे ही लिखना पड़ता है। ये चीज हमें ये बताता है कि NH4 ग्रुप को 2 बार लिया गया है ताकि वो SO4 ग्रुप के साथ कंबाइन हो सके। यहाँ पर भी OH ग्रुप को 2 बार लिया गया है ताकि वो OH ग्रुप एक कैल्शियम के कटायन के साथ कंबाइन हो सके। ठीक है अभिषेक? यस सर। थैंक यू अभिषेक। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। सोहन बोलिए। सर हाँ सोहन बताइए। सर यहाँ पे जो है सर वो सर मेरे को सर मुझे ये सर ग्रुप बनाना है ना सर, ये समझना नहीं सर। तो आपको मैंने लास्ट टाइम पे बोला था ग्रुप्स लर्न करना, आपने लर्न किए क्या ग्रुप्स पिछले वाले स्लाइड में जो थे? नहीं सर। तो वो ग्रुप लर्न करो और उसके बाद में ये चीज समझ में आ जाएगी। OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल है, CO3 ग्रुप कार्बोनेट ग्रुप है। ये चीज जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF भेजे थे ना मैंने, उसमें भी मेंशन्ड है और जो PPT स्लाइड्स है उसमें भी मेंशन्ड है और रिकॉर्डिंग में भी मेंशन्ड है। CO3 ग्रुप कार्बोनेट, NO3 ग्रुप नाइट्रेट, और ग्रुप के साथ उसका चार्ज लर्न कर लेना। एक बार ग्रुप और उसका चार्ज लर्न कर लोगे तो ये वाली चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर ये क्रिस क्रॉस मेथड ही है ना सर? हाँ सर, ये क्रिस क्रॉस मेथड ही चल रहा है। अब तक वैलेंसी का एक ही मेथड सिखाया है और एक ही मेथड है पूरे दुनिया में, क्रिस क्रॉस मेथड। और सर ये NH4SO4 ये क्या है सर? 4 क्या है सर? अब बताइए सर 4 क्या है? ये 4 कहाँ से आया बताइए, सोचो ये कहाँ से आया होगा? ये यहाँ से आया है, SO4 ग्रुप है। अभी SO4 ग्रुप सल्फेट रहता, NH4 ग्रुप अमोनियम रहता। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ग्रुप्स पढ़ो, उसको लर्न करो, फिर ये चीज समझ में आ जाएगी। जब आप ग्रुप्स वाला टेबल देखेंगे तो उसमें NH4 पे चार्ज होता है +1 और SO4 पे चार्ज होता है -2, फिर उसको क्रिस क्रॉस मेथड लगा लेना। ठीक है? सर चार्ज भी रहते क्या सर उसके साथ? और चार्ज भी रहते हैं उसके साथ, इसीलिए तो उसको रेडिकल बोलते हैं। चार्ज स्पीशीज को ही तो आयंस बोलते हैं। और सर मुझे वो वाली चीज समझ में आई सर, वो आयोनिक बॉन्ड में कटिंग हो सकती है और कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं हो सकती सर, वो वाली चीज नहीं समझी। ठीक है, वो वाला जाने दो, वो वाला कंसेप्ट भूल जाओ, वो काम का नहीं है। जब काम आएगा तब उसको फिर से पढ़ा देंगे एसिड बेसिस में। अभी आप सिर्फ ग्रुप्स पे ध्यान दो। ठीक है, 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप और निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप। तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले और निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप के नाम, उनके चार्ज और उनका स्ट्रक्चर लर्न कर लेना, फिर ये चीज समझ में आ जाएगी। कट वाली चीज भूल जाओ, आयोनिक में कट हो सकता है, कोवेलेंट में कट नहीं हो सकता, ये चीज जाने दो अभी। ठीक है? ओके सर। थैंक यू। यस सर। सारंग, सारंग प्लीज आस्क। हेलो हेलो सारंग, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता OH ट्वाइस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डिफरेंस रहता H2।
हाँ, H2O2 कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ग्रुप है, मतलब ग्रुप जो रहता उसकी वैलेंसी रहती, कंपाउंड जो रहता, कंपाउंड तो बाद में बनता ना। जैसे सोचो कैल्शियम है, ठीक है, अब कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक मेटल है, तो इसका एटम है, लेकिन अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड लिख दूं तो ये तो कंपाउंड बन गया। सारंग समझ में आया क्या? यस सर। तो H2O2 जो है वो एक कंपाउंड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ग्रुप है जिसकी अपनी खुद की वैलेंसी है, इसका अपना खुद का एक चार्ज है। ठीक है सारंग? सर पर वो OH ट्वाइस है ना, मतलब H2O2 ही होगा ना? नहीं, वो OH ट्वाइस नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे OH ट्वाइस लिखा तो ब्रैकेट खोल नहीं सकते, ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत, ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते वहां पे, मतलब चेंज हो जाएगा पूरा। ओके, ठीक है सर। ठीक है सारंग। श्रीकांत, Sir, means while writing we have to write the groups of compound in bracket. yes, while writing the groups are to be mentioned in the bracket, correct? Yes, sir. Okay, Thank you. thank you. आदित्य, सर मेरा डाउट है कि आपने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड उसमें बनते नॉन मेटल जो बनते हैं, हाँ, पर अमोनियम सल्फेट में सभी नॉन मेटल्स हैं सर। अमोनियम सल्फेट में सभी नॉन मेटल है, तो ये जो अमोनियम वाली चीज है, आपका डाउट बहुत अच्छा है। अमोनियम जो है, ये अमोनियम एक ग्रुप है, ठीक है, अमोनियम में नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के ये चीज क्या बन गई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के ये चीज बन गई NH4 प्लस, और लिखना NH4 प्लस। अब ये NH4 प्लस बना नॉन मेटल्स से है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैंने ये बोला था नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब सादे सादे नॉन मेटल, ये तो ग्रुप बन गया ना, पॉली एटॉमिक आयन बन गया। तो ये पॉली एटॉमिक आयन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का है और दूसरा पॉली एटॉमिक आयन निगेटिव चार्ज का है, इसलिए इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बनाया। आ रहा है सर समझ में? आदित्य, यस आपका डाउट सर, था राइट? यस सर। क्लिक हुआ ना आपको? जो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते बराबर है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया +1 चार्ज का, सल्फर और ऑक्सीजन इन सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया -2 चार्ज का, फिर उसमें क्रिस क्रॉस कर सकते, तो उसमें आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। ओके, ठीक है, वी विल टेक वन लास्ट डाउट एंड देन वी विल गो अहेड। अस्मिता हिरड़कर, प्लीज आस्क। सर बोलिए। सर, जब भी नॉन मेटल और मेटल रिएक्ट करते तब मेटल का नाम मेटल का ये सबसे पहले लिखते, मेटल का ही लिखते क्या फॉर्मूला लिखते वक्त? हाँ बराबर, जैसे फॉर्मूला लिखते हैं तो जनरली हम पॉजिटिव वाली चीज का पहले लिखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव चीज है तो वो पहले लिखा है, मेटल है ना, CO3 निगेटिव वाली चीज है, इधर भी देखो ये पॉजिटिव वाली चीज पहले लिखा है, निगेटिव वाली चीज बाद में लिखा है। तो एक कन्वेंशन बन गया है, कन्वेंशन क्या बन गया, कन्वेंशन मतलब रूल। तो सोडियम क्लोराइड, ये चलो RID है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज मेटल and chloride is non-metal, so we always write metal and then it is followed by non-metal। तो metal non-metal या positive negative ये मेथड है नाम लिखने का। ओके अस्मिता? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो वी विल गो अहेड नाउ। जिन लोगों के डाउट्स रह गए अपन डिस्कस करेंगे, सबको मौका मिलेगा। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेडिकल्स। तो रेडिकल्स के मुझे सिर्फ नाम बताने हैं इस लेक्चर में। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है रेडिकल्स का, एसिड बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दीज 3 आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वाले सिंपल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, निगेटिव वाले सिंपल भी हो सकते हैं, निगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स। और देयर आर 12 एप्पल्स, देयर आर 12 ऑरेंजेस and there can be 12 pieces of grapes। okay, so everyone please lower your hands now। एक नया concept start हो रहा है, इसमें अगर डाउट होंगे तो आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। तो इन सब चीजों में कॉमन क्या है, इन सब चीजों में 12 कॉमन है। 12 मतलब 1 डजन होता है।
राइट? सो 1 डजन इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम इसको ऐसे वर्ड्स में लिखे, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। एक डजन कितना होता है? एक डजन होता है 12 यूनिट्स के इक्वल, ठीक है? अब वो जो 12 यूनिट्स है, ये जो यूनिट्स है, दिस कैन बी एनीथिंग, राइट? यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है फ्रूट्स का, वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेबल्स, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ चेयर्स। कोई भी चीज के बारे में अगर हम बात करें, मतलब हम यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं, एंड यूनिट्स के बारे में बात करें मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डजन, DOZEN डजन, ओके? सो 12 बनानास, 12 एप्पल्स, 12 ऑरेंजेस और 12 पीसेस ऑफ ग्रेप्स। क्योंकि ग्रेप्स को डजन में मेजर नहीं करते, इसलिए वहां पे मैंने पीसेस ऑफ ग्रेप्स लिख दिया है, ठीक है? तो जो छोटा छोटा ग्रेप होता है वैसे 12 पीसेस इमेजिन कर लो। अब इसमें आप लोग सोचो कि 12 पीसेस ऑफ ग्रेप्स है, तो 12 पीसेस ऑफ ग्रेप्स हम एक छोटे से कंटेनर में, छोटे से कटोरी में रख सकते हैं, राइट? लेकिन 12 एप्पल्स रखने के लिए एक बड़ा प्लेट लगेगा, राइट? एक बड़े प्लेट में हम 12 एप्पल्स रख पाएंगे, लेकिन छोटे से कटोरी में 12 ग्रेप्स हम रख सकते हैं। ऐसा क्यों रख सकते हैं हम? बिकॉज साइज ऑफ ग्रेप इज लेस देन साइज ऑफ एप्पल। अब तक जो भी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, मैं तो एकदम कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूँ, एकदम बेसिक लॉजिकल थिंकिंग बता रहा हूँ आप लोगों को कि यार ग्रेप का साइज छोटा होता है, तो अगर एक ग्रेप का साइज एक एप्पल के साइज से छोटा होता है, तो 12 ग्रेप्स का साइज 12 एप्पल्स के साइज से छोटा होगा। तो 12 ग्रेप्स को रखने जाने वाली की जगह कम होगी एज कंपेयर टू 12 एप्पल्स रखे जाने वाली जगह, राइट? लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। जगह भले ही कम ज्यादा लग रही हो, साइज में भले ही वेरिएशन आ रहा हो, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सेम है, और वो क्वांटिटी कितनी है? 1 डजन क्वांटिटी है, ठीक है? इसमें डाउट हो तो पूछ, यार इसमें भी डाउट है लोगों को? अभिराम प्लीज आस्क। पर मुझे ये नहीं समझा कि क्वांटिटी सेम ही क्यों? क्वांटिटी सेम ही क्यों? कंपेयर करने के लिए। देखो मतलब क्या हो रहा है कि मैं दो चीजों को कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं एप्पल्स को ग्रेप्स से कंपेयर करना चाहता हूँ। तो कंपेयर करने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक एप्पल ले लेता और बहुत सारे ग्रेप्स ले लेता। तो एक एप्पल कटोरी में रख सकते थे, लेकिन बहुत सारे ग्रेप्स रखने के लिए प्लेट लानी पड़ती। सोच सकते हो अभिराम? यस सर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं दोनों के शेप के रिस्पेक्ट में न कमेंट करते हुए उनके क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कमेंट करूं। मेरा इंटरेस्ट 1 डजन में है, माय इंटरेस्ट इज इन 1 डजन फ्रूट्स, और माय इंटरेस्ट इज इन 1 डजन क्वांटिटी विच इज 1 डजन यूनिट्स। कमेंट करें अभिराम। ओके सर, यस सर, समझ गया सर। अभी दूसरा इसमें और एक लॉजिक अपन सोच सकते हैं कि सर बहुत सारे ग्रेप्स ले लिए और एक एप्पल लिया, तो बहुत सारे ग्रेप्स का वेट, बहुत सारे ग्रेप्स का मास एक एप्पल के मास से ज्यादा आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। 3 किलो ग्रेप्स ले लो और एक एप्पल ले लो, आधा किलो एप्पल में कितने आते हैं? हार्डली 2 या 3 एप्पल आते हैं। तो एक एप्पल का वेट तो 250 ग्राम से भी कम है, और 3 किलो ग्रेप्स का वेट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहां पे क्वांटिटी सेम हुई क्या? नहीं, क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, कितने हैं, कितने पार्टिकल्स है, कितनी चीजें हैं। इस चीज को नग भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है? नग ये एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है यूनिट्स, कितने पार्टिकल्स है, कितनी चीजें हैं, ठीक है? बोलिए सोहन। सर मुझे इसके पहले वाली स्लाइड में ये था सर, डाउट था। पहले वाला सब धुल गया, अभी नया मोल कंसेप्ट। इसमें सर पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक में एक बार डिफरेंस बताओ ना सर। नहीं सर, गया वो, चला गया, पास्ट हो गया वो। अभी ये देखो, अभी
बनाना, एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। सर पर एक बार सर अगर वो क्वेश्चन आया तो यार ये ऑनलाइन सिस्टम ना मस्त रहता है। क्लास में क्या होता है, बच्चे बात करते हैं तो उनको बोलते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो भी बैठते नहीं है। अभी मैंने सोहन को जबरदस्ती म्यूट कर दिया। सोहन एक चीज आप ध्यान से समझे, वैलेंसी वाला कंसेप्ट एकदम चला गया। तो वैलेंसी में डिफिकल्टी है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। कोई एक और स्टूडेंट थे, मैंने उनको बोला फर्स्ट वाली स्लाइड का डाउट क्लास के एंड में पूछ लेना। अभी उसका रीजन ये है, उसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट में वैलेंसी का कुछ भी रिलेशन नहीं है, और मुझे अभी वैलेंसी नहीं पढ़ाना है, मुझे मोल कंसेप्ट पढ़ाना है। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा। सोहन आपको एक बार और अनम्यूट किया जा रहा है। सोहन रिप्लाई करो, अनम्यूट करो, रिप्लाई करो। सोहन रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 12 यूनिट्स मतलब 1 डजन। मंथन वानखड़े, कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो हाथ मत उठाया करो। उदयन देशमुख प्लीज आस्क। सर नग मीन सिंगल यूनिट? हाँ, नग मीन सिंगल यूनिट। 3 नग एप्पल है मतलब 3 यूनिट्स एप्पल है। नग मतलब यूनिट। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो अभी इसमें हमने क्वांटिटी इस्टेब्लिश कर लिया क्या होता है। तो एक चीज अपन यहाँ पे डेवलप करें कि क्वांटिटी इज with respect to the quantity is with respect to the units, not with respect to the mass. क्वांटिटी जो है वो यूनिट के रिस्पेक्ट में है, मास के रिस्पेक्ट में नहीं है। आप ये सोच सकते हो ना कि एक वेइंग बैलेंस ले लिया, तराजू ले लिया अपन ने, उसमें एक साइड एक एप्पल डाल दिया, दूसरे साइड में ग्रेप्स डाल दिए, तो 50-60 यूनिट्स ऑफ ग्रेप्स का मास एक एप्पल के मास के इक्वल हो जाएगा। 50-60 होगा या 100 हो जाए, जो भी होगा। तो उसमें भी तो लोग ये बोल सकते हैं कि सर देखो दोनों का वजन सेम आ रहा है, दोनों का मास सेम आ रहा है, तो दोनों का मास सेम आ रहा है तो दोनों की क्वांटिटी भी सेम होगी। तो जो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन हम क्वांटिटी को मास के टर्म्स में नहीं सोच रहे, हम क्वांटिटी को यूनिट के टर्म्स में सोच रहे हैं। तो इस वाली स्लाइड में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आज के बाद क्लास में मैं क्वांटिटी बोलूंगा तो क्वांटिटी का मतलब आपको यूनिट्स समझ में आना चाहिए। क्वांटिटी मतलब नग और क्वांटिटी मतलब यूनिट, ये डिस्कशन चल रहा है अभी, ठीक है। फिर ग्रेप का साइज कम है, लेकिन दोनों की क्वांटिटीज इक्वल हो सकती है। अगर 3 डजन ग्रेप्स ले लिए और 3 डजन एप्पल ले लिए तो 3 डजन ग्रेप्स एंड 3 डजन एप्पल्स में कितने यूनिट्स हो गए? ग्रेप के कितने हो गए? ग्रेप के 36 हो गए क्या? 12 3 36। एप्पल के कितने हो गए? एप्पल के भी 36 हो गए क्या? 12 3 36। तो क्योंकि दोनों के क्वांटिटी सेम है इसलिए दोनों के यूनिट्स सेम है, ठीक है। हर्ष प्लीज आस्क। Sir, what is W dot R dot T? With respect to? Yes, sir, understood. Okay. W dot R dot T is with respect to, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्वांटिटी जो रहती वो यूनिट के रिस्पेक्ट में रहती। चलो आगे आगे, और कंडीशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब डजन जो है वो डजन क्या है? डजन एक यूनिट ऑफ नंबर है ना। नंबर मतलब क्या? नंबर का मतलब होता है क्वांटिटी। नंबर itself means that we are talking about quantity. अब जो मैंने ग्रेप का एग्जांपल लिया यहाँ पे स्लाइड में, बनाना का एग्जांपल लिया है। मास, वेट ऑफ 1 बनाना इज डिफरेंट फ्रॉम मास ऑफ 1 पीस ऑफ ग्रेप एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम 1 एप्पल का मास, ठीक है। तो मास ऑफ 1 डजन बनानास इज डिफरेंट फ्रॉम मास ऑफ 1 डजन एप्पल्स। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है अपने को। फिर और एक चीज, और केमिस्ट्री के लिए मास एंड वेट आर एग्जैक्टली सेम। सेम भी नहीं बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। मास और वेट में कोई अंतर नहीं है। फिजिक्स वाले बोलते रहते हैं ना कि मास और वेट में डिफरेंस है, फिजिक्स वाले ऐसा भी बताते हैं W इज इक्वल टू mg। तो ये अच्छी बात है, करेक्ट है ये चीज, W इज इक्वल टू mg, बट हमें इसका कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए मास और वेट एग्जैक्टली सेम चीज है, और मास और वेट का यूनिट अपना केजी है। केजी बोलो या ग्राम बोलो, जो भी है, तो केजी या ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वेट फॉर केमिस्ट्री, ओके। वेट
का यूनिट न्यूटन होता है, बट उससे हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मास ऑफ 1 डजन बनानास इज डिफरेंट फ्रॉम मास ऑफ 1 डजन एप्पल्स, एंड मास ऑफ 1 डजन यूनिट्स ऑफ ग्रेप्स, मास ऑफ 1 डजन पीसेस ऑफ ग्रेप्स भी डिफरेंट हो जाएगा। ओके, इसमें डिफिकल्टी सुमेध। सर मोल कंसेप्ट में क्वांटिटी इसेंशियल है क्या? हाँ सर, पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट ही क्वांटिटी है, इसलिए तो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए तो फ्रूट्स की बात कर रहे हैं अपन अभी। मोल कंसेप्ट सर जो अगर है, उस हाँ बोलिए सर अगर उसमें क्वांटिटी यूज नहीं की तो? सर, मोल का मतलब ही क्वांटिटी है। जो मोल कंसेप्ट में मोल है ना, वो मोल ही क्वांटिटी बताता है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना कि डजन जो है वो डजन पार्टिकल्स के लिए है, एप्पल्स के लिए, ग्रेप्स के लिए। तो जब हम लोग एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात करते तब उसके लिए मोल डिफाइन करते। तो जो मोल है, मोल का खुद का मतलब ही क्वांटिटी है, क्वांटिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। सर एक बार मोल की डेफिनेशन बताइए ना। नहीं सर, मोल की डेफिनेशन बाद में, 2-3 स्लाइड के बाद आने वाली है मोल की डेफिनेशन। अभी सिर्फ छोटी छोटी बातें करो मेरे साथ, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, इसके बारे में डाउट है तो पूछो। नो सर। हाँ, अभी आ जाएगा मोल का डेफिनेशन, 1-2 स्लाइड के बाद अभी आ जाएगा सुमेध। कौशिक गेडाम, प्लीज आस्क। अरे सर, हाँ कौशिक बोलिए। सर डजन को अपन कोई सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? नहीं, डजन का कोई सिंबल नहीं है, डजन के लिए DOZDN ही लिखते हैं। ठीक है, डजन का कोई सिंबल नहीं है। सर स्लाइड के बाहर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी? क्या बोल रहे हो कौशिक, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो ये पॉइंट। सर स्लाइड के बाहर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी? कौशिक, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी, कैन यू स्पीक अगेन? ओके सॉरी कौशिक, क्लिक नहीं हो रहा है मुझे, आप क्या बोल रहे हो। प्रणव, प्लीज आस्क। सर मोल कंसेप्ट में किसकी क्वांटिटी डिफाइन करते सर? मोल कंसेप्ट में किस हाँ चीज की क्वांटिटी डिफाइन करते? हाँ ठीक है, देख लो इधर, आपने जो म्यूट कर लो। डजन इज यूज्ड टू डिफाइन सब्सटेंसेस, है ना, जैसे कि एप्पल हो गए, टोमेटो हो गए, टोमेटो का स्पेलिंग नहीं आता मेरे को तो मैं बनाना लिखूंगा। मोल इज यूज्ड टू डिफाइन, मोल इज यूज्ड टू डिफाइन एटम्स। ठीक है, जिनका डाउट है ध्यान दो इधर। मोल किसके लिए यूज करते हैं? तो मोल यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ग्रुप्स, ये सारी चीजें बताने के लिए मोल कंसेप्ट यूज करते हैं। प्रणव कमेंट करे। यस सर। थैंक यू। सुमेध कुलकर्णी। सर यही मोल की डेफिनेशन है क्या? नहीं ना, अरे शांति रखो भैया, ठंड रखो थोड़ा। मोल बहुत Yes, दूर है, sir. अभी अभी तो सिर्फ अपन क्या है, फल फूल की बात कर रहे हैं, बहुत टाइम है मोल को अभी। धर्मेश। सर इतनी सारी चीजें मतलब सिर्फ एक ये मोल से ही डिफाइंड हो जाती सर? हाँ, इतनी सारी चीजें डिफाइन करने के लिए मोल यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे फूल है, बहुत सारे फ्रूट्स है, तो बहुत सारे फ्रूट्स कितने हैं ये चीज डिफाइन करने के लिए कैसा डजन यूज करते हैं। यस सर। तो वैसे कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने इलेक्ट्रॉन मार्केट से लेके आ गए, वो सारी चीज डिफाइन करने के लिए मोल्स यूज करते हैं। ठीक है। यस सर, थैंक यू। हाँ ओके, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपन फ्रूट्स लाते तो अकोला में बनानास डजन से मिलते, है ना, 6 बनाना आधा डजन लाते हैं या 1 डजन लेके आते हैं। फिर सामने वाला बोलता कि जान दो 30 रुपए का दे रहा है क्या, तो 40 रुपए में 15 लेके जाओ। तो वो 15 क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको बेचने के लिए डजन ये एक कन्वीनियंट आता है। लेकिन एप्पल्स जो हम लोग खरीदते हैं, एप्पल्स किलो से खरीदते, राइट, घर में आटा किलो से आता। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें मेजर करने के लिए हम लोग मोल, MOLE, मोल, ये टर्म यूज करते। तो जो काम
डजन करता है फ्रूट्स के लिए, वही काम मोल करता है ये सारी चीजों के लिए। ये जो चीजें दिखाई दे रही है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ग्रुप्स, ये ग्रुप्स मतलब कौन? पॉली एटॉमिक वाले ग्रुप्स जो अभी वैलेंसी में अपन ने पढ़ा। जिनको नहीं समझा वो भी पढ़ा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड ग्रुप्स, ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए मोल यूज करते, जैसे फ्रूट्स डिफाइन करने के लिए डजन यूज करते। ठीक है, क्रिश टायर्ड है? हेलो सर। हेलो क्रिश, बोलिए। सर जैसे डजन का यूनिट होता है 12 यूनिट, वैसे मोल का कुछ होता है क्या? बहुत बढ़िया, जैसे डजन का यूनिट होता है 12, तो वैसे मोल का क्या रहता है? तो मोल का रहता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर, पावर कैसे लिखते हैं? 10 टू दी पावर 23। इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। 6 लिखने का, उसको 10 से मल्टीप्लाई करने का और 10 की पावर लगाने का 23, मतलब जो 6 है उसके आगे 23 जीरोस है। इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक मोल में। जैसे डजन में है 12, तो मोल में कितने? तो मोल में है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब 6 0 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 23 बार मैंने जीरोस बोला। इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। ठीक है, क्रिश कमेंट करें। ओके सर। क्रिश, ये वैल्यू पहले सुना है क्या? पहले पढ़ाया गया होगा ये वैल्यू? नहीं पढ़ा गया होगा तो टेक्स्ट बुक में लिखा है, मिला क्या कहीं है? नहीं सर। कोई बात नहीं, नया नॉलेज मिल गया आज अपने को, ध्यान रखेंगे सब लोग। एक मोल में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने सारे पार्टिकल्स रहते। जैसे डजन में रहते 12, तो मोल में कितने रहते? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। PARTICLES। आदित्य तीनों आदित्य सावंत। सर कुछ कुछ बुक्स में 6.022 रहता और कुछ कुछ बुक्स में 6.023 रहता। सर मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा फिर, मतलब कौन सा सही है? नहीं, वो कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है उसकी बात नहीं करना है अभी, क्योंकि आप ये देखो कि आगे 10 टू द पावर 23 है ना, तो उसकी वजह से वो 6.022 और 6.023 उसमें वो चीज मायने नहीं रखती है। दिस इज एज गुड एज सेइंग करोड़ों की डील चल रही है, अपन चिल्लर गिनने बैठ गए, तो वो चीज इररिलेवेंट है। आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है। तो एक्चुअली देखा जाए तो 6.023 रहता है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके अपन 6 भी लिख देते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ हमेशा 6 लेके ही सॉल्व करता हूँ, तो 6 लेके कर लिया तो भी सफिशियंट है। उतना एरर चल जाता क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, ये 10 टू द पावर 23 है, तो उसके आगे 02, 03, 045 से फर्क नहीं पड़ता। आदित्य कमेंट करें। यस सर, थैंक यू। तो 6.023 इज द मोस्ट प्रॉपर वैल्यू, बट 6 लिखा तो भी चलता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। दूसरे आदित्य, डिफिकल्टी पूछिए। हेलो सर। हेलो आदित्य। सर जैसे हम किलोग्राम को केजी लिखते हैं और ग्राम को जी लिखते हैं, वैसे सर मोल को किस में लिखते? मोल को मोल लिखते, MOL लिखते, मोल MOL ही रहता ना पूरा मोल, तो उसको MOL लिख देते। उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है कोई? बस वो चार अल्फाबेट का रहता ना, मोल MOLE, तो MOLE में से ई हटा दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया, MOL बोलते हैं उसको। इससे और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं है उसका, इतनी बड़ी वैल्यू है, 23 पार्टिकल्स है, तो उसको और क्या शॉर्ट करेंगे, MOL लिख देना। ठीक है आदित्य? ठीक है सर। MOLE का शॉर्ट फॉर्म MOL है। ओके, ठीक है। अभिराम महाजन। सर मोल को फुल फॉर्म है क्या सर? आएगा मोल का नहीं, मोल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, मोल एक्रोनिम नहीं है, मोल एक एब्रिविएशन नहीं है, मोल MOLE मोल है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, उसका शॉर्ट फॉर्म सिर्फ MOL है। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, फल फूल से अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। ये काम करेंगे।
हाँ, ये इतना लिख लो, बोर्ड पे जो कलरफुल दिख रहा है ना, ये जो रेड बॉक्स के अंदर दिख रहा है, रेड बॉक्स के अंदर जो भी है ये आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। प्लीज राइट दिस डाउन। जो कुछ भी आपको रेड बॉक्स में दिख रहा है इसको लिख ले। ठीक है, लिख लिया होगा लोगों ने। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब आगे और क्या है, तो डजन इज फॉर काउंटिंग मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। जो बड़ी चीजें रहती है उससे डजन, उसको मेजर करने के लिए डजन यूज करते हैं। और जो छोटी चीजें रहती है, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटी चीजें, ऐसी माइक्रो माइक्रो लिख दिया मैंने, लेकिन माइक्रो से भी बहुत छोटी चीजें कौन सी चीजें, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और आयंस। आयंस मतलब ग्रुप्स। तो ये सारी चीजें मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। और जैसा किसी ने भी पूछा था मोल मतलब कितने, तो 6 × 10⁻23। तो उसका एक एग्जांपल है, 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन्स 6 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, उसी तरह से अपन लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम मतलब Na बराबर, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स, कितने एटम्स है उसमें, 1 मोल ऑफ सोडियम में प्रेजेंट है 6 × 10⁻23 एटम्स। 1 मोल सोडियम में 6 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, ये लिख लो, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो, और इसमें डाउट्स है तो पूछ लो। ठीक है, इसको लिख लिया गया। मंथन वानखड़े, प्लीज आस्क। Sir, means the mass of iron and sodium is same? नहीं, मास सेम नहीं है। मैंने मास सेम है कब बोला, मैंने बोला उनकी क्वांटिटी सेम है। याद करो, 1 डजन ग्रेप्स एंड 1 डजन एप्पल्स क्या सेम है, क्वांटिटी सेम है। 1 डजन ग्रेप्स एंड 1 डजन एप्पल्स का मास सेम हुआ क्या मंथन? No, sir. तो देयरफॉर 1 मोल सोडियम एंड 1 मोल आयरन का मास सेम नहीं होगा, लेकिन उनका क्वांटिटी सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेप छोटा है और एप्पल बड़ा है। तो वैसे ही लॉजिक में सोचो, सोडियम का एटम छोटा होगा और आयरन का एटम बड़ा होगा, लेकिन जैसे 12 एप्पल और 12 ग्रेप्स रख सकते, वैसे 1 मोल सोडियम और 1 मोल आयरन रख सकते। दोनों का मास डिफरेंट होगा, लेकिन क्वांटिटी सेम हो जाएगा। मंथन क्लियर हुआ? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, नीरव लोहिया। Sir, why moles value is 6.23 raised to the power 23, not anything else? नहीं, वो भाई ये इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। अभी के लिए अपन को ये वैल्यू लर्न करना है। कोई तो भी साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो, उसने ये वैल्यू ढूंढ के निकाला। ठीक है, वो कैसे आया, क्या आया, ये चीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सुमेध कुलकर्णी। सर ये मोल की वैल्यू 6 × 10⁻23 है ना? हाँ सर, तो 6 क्यों? वही मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे ये वैल्यू कहाँ से आई। ये वैल्यू का डेरिवेशन नेक्स्ट टर्न पे आएगा। एवोगैड्रो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम
एवोगैड्रो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये वैल्यू ढूंढ के निकाला। कैसे ढूंढ के निकाला वो चीज नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ाएंगे। अभी अपने को सिर्फ ये Yes, sir. समझना है कि मोल में इतने रहते हैं। अब डजन में 12 क्यों रहते हैं? किसी ने सोचा होगा ना कि डजन में 12 रख देते हैं अपन, उसके बाद उसी के बेसिस पे फ्रूट्स खरीदने जाएंगे। वैसे एवोगैड्रो ने बोला इतने नंबर रखने का। अब वो उसने क्यों बोला वो चीज नेक्स्ट टर्न पे आएगा। ठीक है सुमेर? Yes, sir. ओके थैंक यू। तो ये जो बड़ा सा वैल्यू है ना 6 इंटू 10⁻23, इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि उसने डिफाइन किया ना, तो उसको एवोगैड्रोस नंबर बोलने का। तो एक मोल में कितने एटम रहते? एवोगैड्रोस नंबर एटम रहते। एक मोल में कितने एटम? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। एक डजन बनाना मीन्स 12 bananas. 3 dozen bananas means 3 into 12 36 bananas. तो वैसे ही हम सोच सकते हैं 1 mole sodium means 6 into 10⁻23 atoms. 3 moles sodium means 3 into 6 into 10⁻23 atoms. ठीक है, बिल्कुल डजन जैसे ही सोचना है। एक डजन बनाना 12 बनानास, 3 डजन बनानास 3 into 12, तो 1 मोल सोडियम 6 into 23, 6 into 10⁻23, तो 3 मोल सोडियम कितना हो जाएगा? 3 into 6 into 10⁻23 हो जाएगा। क्वांटिटी के टर्म्स में सोचे। ठीक है, हर्ष व्यवहार है। Harsh, please ask. Yes, sir. Sir, in many books there are different values of this Avogadro's number, sir. In this slide, sir, it is 6 into 10⁻23. In our book, sir, it is 6.023 into 10⁻23. And in some books, it is 10⁻22, sir. So which one is correct? Harsh, please pay attention in the class. Please pay attention in the lecture which is going on. ये चीज का आंसर पहले ही मैंने बता दिया है। 6 into 10⁻23 लिखो, 6.023 into 10⁻23 लिखो, 6.022 into 10⁻23 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों की डील चल रही है, चिल्लर गिनने बैठ गए, ऐसा नहीं चलता। सिर्फ जो आपने बोला कि किसी बुक में 10⁻22 लिखा है, वो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। वो 10⁻23 ही होगा। हाँ, वो वाले किताब में ऐसा लिखा होगा। उसने क्या लिखा होगा? उसने 60 into 10⁻22 लिखा होगा। तो 60 into 10⁻22 लिखा तो चल जाता। ठीक है, लेकिन द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि 6 into 10⁻23 लिखो या 6.023 लिखो, 6.022 लिखो, 6.058 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि ये 10⁻23 बहुत बड़ा वैल्यू है। 10⁻23 मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, हर्ष कमेंट करे, समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, थैंक यू हर्ष। 6 into 10⁻23 या 6.022 into 10⁻23, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। उतना अप्रोक्सीमेशन चल जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। आदित्य सावंत। सर एम आई ऑडिबल? यस आदित्य, प्लीज टेल। हाँ सर, जैसे हमने मतलब पिछले साइड में वो ग्रेप्स में स्पेसिफाई किया था कि पीसेस, तो सर मतलब इधर कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि भाई Fe के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन? बराबर, वेरी गुड, गुड पॉइंट। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता क्या? तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता। इसीलिए मैंने एग्जांपल सोच समझ के लिए है, इसीलिए मैंने मेटल के एग्जांपल लिए। तो Fe जो है वो एटम का एटम के फॉर्म में ही रहता, सोडियम जो है वो सोडियम का सोडियम के फॉर्म में ही रहता। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन सकता, तो वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ता। मतलब बोलने की बात ये है कि जहाँ पे मॉलिक्यूल बन सकते वहां स्पेसिफाई करो, और जहां मॉलिक्यूल नहीं बनते वहां सिर्फ एटम रहता, तो वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मेटल के तो सिर्फ एटम ही रहते, नॉन मेटल के मॉलिक्यूल बनते।
आपने कभी नहीं पढ़ा होगा Fe का मॉलिक्यूल बन गया, सोडियम का मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि मेटल खुद से बॉन्ड करके मॉलिक्यूल नहीं बनाता, वो चीज सिर्फ नॉन मेटल कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में स्पेसिफाई करेंगे। आदित्य कमेंट? हाँ यस सर, समझ गया। गुड, थैंक यू आदित्य। आदित्य पांडे? यस सर, वो देख आपने अभी बोला कि वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 6.022 रहा या 23 रहा, लेकिन सर जब हमने 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो पॉइंट हट जाएगा ना, तो 23 और तो 22 और 23 सर बाहर आएगा, तो सर नंबर में चेंज तो होगा ना मल्टीप्लाई करने पे? हाँ, नंबर में चेंज होगा, आंसर में वैल्यू आएगा, लेकिन मैंने ये बोला उतना ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे इसको अपन बता देते हैं, म्यूट कर लो जो भी डाउट पूछ रहे थे। चलो मान लो कि अपने पास एक ऐसा नंबर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 9.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 ले लो, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लो 9.01 मल्टीप्लाई 9.02 ले लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 4 ही रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला इक्वेशन है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, उसका वैल्यू कितना है? 90100, और नीचे वाला एक्सप्रेशन कितना है? 90200 आया, बराबर है कि नहीं? अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? ये दोनों चीजों में डिफरेंस कितना आया? 100 का डिफरेंस आया ना। अब वो जो 100 का डिफरेंस है, वो 100 का डिफरेंस एक्चुअली कितने बड़े नंबर पे है? वो 100 का डिफरेंस है 90100 वाले नंबर पे। तो 90,000 के सामने 100 वैल्यू बहुत ही छोटी है। अब यहाँ पे ये 4 की जगह 10⁻23 सोचो, तो डिनोमिनेटर में तो 10⁻23 आ जाएंगे ना, तो उसके सामने 602 लिखो या 603 लिखो, फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, किसका डाउट था ये हाथ उठाओ एक बार। कोई तो भी आदित्य थे, 3-4 आदित्य है यहाँ पे। आदित्य पांडे, आदित्य क्लिक हो रहा है क्या आपको? हाँ सर। मतलब क्या हो रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि 6.023 और 6.022, मतलब आपको ये लग रहा है कि 0.01 इंटू 10⁻23 करना है ना? यस सर। तो 0.01 इंटू 10⁻23 आपके लिए बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो 6 इंटू 10⁻23 है ना, तो वो डिनोमिनेटर में तो बहुत ही बड़ा वैल्यू है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चीज नेग्लिजिबल आ जाती है। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। सोहन? सर कैन यू रिपीट सर दिस कॉन्सेप्ट सर, मुझे समझ में नहीं आई। ये वाला क्या है? ये वाला कौन सा वाला? ये वाला है सर ये मोल कॉन्सेप्ट सर। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है, डजन जो है वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, मोल जो है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। मतलब छोटी चीजों के लिए मोल यूज करना, और बड़ी चीजें जो हम देख पाते हैं उसके लिए डजन यूज कर सकते हैं। ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस के लिए डजन यूज होता है, और जो छोटी चीजें उनके लिए मोल यूज होता है। तो मोल में कितने, जैसे डजन में होते हैं 12, तो मोल में कितने होते हैं? तो मोल में होते हैं 6 इंटू 10⁻23। अब ये नंबर कहाँ से आया, क्यों आया, वो जाने दो। मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब ये मोल वाली चीज किसके लिए यूज करते हैं? तो जो चीजें हम देख नहीं सकते उनके लिए यूज करते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और आयंस, बस यही 6-7 चीजें हैं जिनके लिए मोल कंसेप्ट यूज होता है। और इनके लिए कब यूज होता है? जब हम इन चीजों की, सॉरी प्लीज वेट, स्क्रीन चेंज हो गया शायद। हाँ, जब हम इन चीजों की क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं, मेजर द क्वांटिटी ऑफ दीज थिंग्स इन मोल, हम क्या करते हैं, ये जो चीजें हैं इनकी क्वांटिटी मोल में मेजर करते हैं। कौन सी चीजें? ये वाली चीजें। तो हम बोलते क्या है, 1 मोल ऑफ Fe। जैसे 1 डजन एप्पल में कितने एप्पल है? 12 एप्पल है,
तो 1 मोल Fe में कितने एटम्स है? तो 1 मोल Fe में 6 × 10⁻23 एटम्स है। एक डजन बनाना में कितने बनाना है? एक डजन बनाना में 12 बनाना है। तो 1 मोल सोडियम में इतने सारे एटम्स है। कितने एटम्स है? 6 × 10⁻23 एटम्स है। ठीक है, सोहन कमेंट करे। सर मतलब सर ये इनके एटम्स की क्वांटिटी भी लर्न करनी पड़ती सर? हाँ, ये एटम्स की 6 क्वांटिटी लर्न करनी पड़ती, मतलब ये जो नंबर है ये नंबर लर्न करना पड़ता। 6 × 10⁻23 ये नंबर लर्न करो, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है सर, आप एवोगैड्रोस नंबर की स्लाइड भेजेंगे कि सर PDF भेजेंगे कि इसकी? हाँ बिल्कुल भेज देंगे, PPT भेज देंगे इसका। ठीक है सर PPT नहीं, ये एवोगैड्रो नंबर्स है ना सर, उनकी PDF, मतलब जिसमें बस ये नंबर्स लिखे हुए सर एटम्स के। सर एवोगैड्रोस नंबर का एक ही वैल्यू है। सोहन मुझे बताओ, एक डजन में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? 12। तो जैसे एक डजन में 12 रहते हैं, वैसे एक मोल में 6 × 10⁻23 रहते हैं। उस चीज को एवोगैड्रो नंबर बोलते। अब मुझे बताओ सर आपकी आवाज नहीं आई सर बराबर। एक डजन एप्पल में कितने एप्पल्स? 12। और एक डजन बनानास में कितने बनानास? 12, 12। 12। तो ये जो 12 आपने नंबर बोला, ये चीज इस पे डिपेंड करेगी कि एप्पल था कि बनाना था? नहीं सर। वेरी गुड। तो एवोगैड्रोस नंबर की भी वैल्यू एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती। आयरन रहो, सोडियम रहो, कॉपर रहो, सबके लिए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6 × 10⁻23 ही आती है। ठीक है सर? सर 6 × 10.23 और 6 × 10⁻23? 6 × 10⁻23, वो रेस टू की पावर, ये पावर लिखा है यहाँ पे 10⁻23 लिखा है ये देखो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो। ठीक है यस सर। यस सर। सर और वो सर मतलब प्रत्येक हर कोई भी आइटम हो तो उसको ये नंबर रहता सर? कोई भी फ्रूट रहो तो डजन में 12 ही रहते कि नहीं? यस सर। तो बस वैसा ही सोचना है, कोई भी एटम रहो तो 6 × 10⁻23 ही रहेंगे। अब सोहन आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3 डजन ऑरेंजेस लाने हैं तो आप कितने ऑरेंजेस लाओगे? सर 36। 36, वेरी गुड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 3 मोल सोडियम रखना है, 3 मोल सोडियम, तो कितने एटम्स रखोगे आप? 6 × 10⁻23। इंटू 3 भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 मोल सोडियम था। जैसे डजन के 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे मोल के 6 × 10⁻23 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर मतलब 6 × 10⁻23 × 3? हाँ, मतलब 18 × 10⁻23 हो जाएगा वो, बराबर? यस सर। यस सर। समझा ना अभी? यस सर। सर और ये इसका क्या है सर? 9.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4? वो जान दो, वो कुछ नहीं हो, कुछ काम का नहीं हो, ऐसी टाइम पास है वो, भूल जाओ उसको, वो चीज काम की नहीं है। ठीक है यस सर। सर अंडरस्टैंड सर, थैंक्स सर। ओके सोहन, वेरी गुड। तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग इसको लिख लेंगे, मैं जो बोलता हूँ बोर्ड पे वो लिखते जाओ। नहीं, ये चाहिए। हाँ, जो बोर्ड पे दिख रहा है उसको लिख लो प्लीज, जल्दी से, जो कुछ भी बोर्ड पे दिख रहा है इसको लिख लिया जाए। Please write this down with you.
Madhura, please ask. Sir, can we Hello, use Madhura. this formula to take out the mass of atom of any element? नहीं, we are not considering mass right now. अभी हम लोगों ने सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात किया है. तो अगर आपको किसी एलिमेंट के कितने एटम्स है वो पता करना है तो हम इस चीज को यूज करेंगे. We are not discussing about mass right now. Thank you, Madhura. Krish Taide. हेलो सर. हेलो क्रिश. सर जैसे आपने बोला 6 लिखा तो भी चलता, मतलब अगर हमने सोडियम का 1 एटम लिया तो उसको सिर्फ 6 से ही करना कि पूरे इससे 6 into 10⁻23 पूरे इससे करना मल्टीप्लाई? हाँ, पूरे इससे करना. 1 मोल मतलब 6 into 10⁻23. क्रिश आप मुझे बताएंगे 1 डजन ऑरेंजेस में कितने ऑरेंजेस है? 12 ऑरेंजेस. 5 डजन में कितने हैं? 60. 60. वेरी गुड. करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर. 60 कहां से आया? 5 डजन से. हाँ, तो 5 into 12 से आया, बराबर. हाँ. तो जैसा फ्रूट्स के लिए डजन मतलब 12, तो वैसा एटम्स के लिए मोल मतलब 6 into 10⁻23. समझा? ओके सर. अब आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं 4 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स है, तो 4 मोल ऑफ सोडियम मतलब कितने एटम्स है आपके पास में? 4 into 6 into 10⁻23. बहुत बढ़िया क्रिश. करेक्ट आंसर. थैंक यू. भूमिका भटकर. सर हम इससे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे फिर? आगे आएगा, कल की क्लास में आएगा. ठीक है, अभी हम सिर्फ एटम्स पे बात करते हैं. जिस दिन आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब मैं ही बताऊंगा. सोचो, अच्छा डाउट था भूमिका का. एक एप्पल में, सॉरी, 1 डजन एप्पल में 12 एप्पल, और हर एप्पल में अगर 2 सीड्स है, इफ ईच एप्पल कंटेन्स 2 seeds, then 1 dozen apple will contain 2 into 12 seeds. ये चीज जब समझ में आ जाएगी तब अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी पता कर पाएंगे. वो नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगा. ठीक है. आदित्य. सर जैसे एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आते तो उनकी भी क्वांटिटी इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर. सर फिर मतलब उनकी क्या क्वांटिटी, मतलब एटम की क्वांटिटी कैसे? एटम की क्वांटिटी मतलब तीनों की प्लस मिला के आएंगे ना? नहीं, वैसा नहीं है. आप ये सोचो. चलो आदित्य, आपसे स्टार्ट करते हैं. आप मुझे इमेजिन करो, एक बनाना में 3 सीड्स है. इमेजिन कर लिया? एक बनाना में कितने सीड्स है? 3. अगर मैं आपको बोलूं 1 डजन बनाना है तो सीड्स कितने हैं आपके पास? 3 into 12. वेरी गुड. अगर मैं आपको बोलूं 4 डजन बनाना है तो सीड्स कितने हैं? 3 into 4. और सोचो थोड़ा. 4 डजन बनाना है सर. हाँ, 4 डजन. हाँ, तो 4 into 3 into 12 आएगा. यस सर. यहाँ तक समझा आपको? यस सर. अब आप सोचो कि एक सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स रहते, बराबर? यस सर. तो 1 मोल सोडियम में कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 1 मोल सोडियम में? हाँ, तो पहले तो ये पता करेंगे कि 1 मोल सोडियम में एटम्स कितने हैं. सर कंफ्यूज हो रहा मतलब उसमें. हाँ, चलो फिर से करेंगे अपन. अब दूसरा फ्रूट लेते हैं. एक एप्पल में 2 सीड्स है. ठीक है आदित्य? हाँ. भूमिका आप भी ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना. भूमिका आपका डाउट रिलेटेड है इससे. एक एप्पल में 2 सीड्स है, बराबर आदित्य? यस सर. 5 एप्पल्स में कितने सीड्स होंगे? 5 into 2. वेरी गुड. करेक्ट आंसर. 4 डजन एप्पल में कितने सीड्स होंगे? 5 into 2 into 12. 4 डजन. 4 डजन.
12 into 4 into 2. वेरी गुड। तो आपने क्या किया, डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 डजन थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, और हर एप्पल में 2-2 सीड्स थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। बराबर आदित्य? यस सर। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स है? 1 मोल सोडियम में एवोगाड्रोस नंबर। वेरी गुड। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? एवोगाड्रोस नंबर 6 into 10 raised to power 23. रेज़ टू पावर 23। करेक्ट आंसर आदित्य। अब एक मोल, अभी एक एटम में, जैसा एक एप्पल में 2 सीड्स थे वैसा एक सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स रहते। यस सर। तो 2 एटम में कितने रहेंगे? 2 एटम में 11 into 2. वेरी गुड। 50 एटम में कितने रहेंगे? 50 into 11. वेरी गुड। 50 into 11। तो आपने 50 into 11 क्यों किया? 50 एटम्स है आपके पास और हर एटम में 11 है इसलिए। बराबर? यस सर। अब आप सोचो कि 1 मोल सोडियम में कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 1 मोल सोडियम मतलब उतने नहीं, कितने? आंकड़ा बोलो। 11 इंटू एवोगाड्रोस नंबर नहीं रहेंगे क्या? जैसे के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते थे तो मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना? यस सर, समझ गया। हाँ, अभी रुको और 2 मिनट। 3 मोल सोडियम में कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 3 into Avogadro's number and 11. वेरी गुड। एंड नहीं, इंटू 11। बराबर? हाँ। हाँ, अब सोचना ध्यान से, 4 मोल सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे? न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4 मोल सोडियम में? Avogadro's number into 3 into 11. 11 की जगह 12 आएगा सर अभी, क्योंकि सॉरी 12 न्यूट्रॉन्स 12 रहते हैं। और मैंने 4 मोल बोला कि 3 मोल्स बोला? 3। करेक्ट है। फिर 3 into 12 into एवोगाड्रोस नंबर। समझा आदित्य यहाँ तक? यस सर। थैंक यू। यस सर। मोहक राठी। सर एक बार वो पहली वाली स्लाइड एक्सप्लेन कर दो ना। इसके पिछले वाली स्लाइड, एकदम पहली वाली। अबे रुक जाओ, हो जाएगा, ठंड रखो जरा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वाली स्लाइड में मोल कंसेप्ट में डाउट है तो पूछे। कौशिक गेडाम। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर अगर अपने पास एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो सर उसका एटॉमिक मास क्या होगा? 11 हो जाएगा। 11 5 + 6 11 हो जाएगा। कौशिक अनम्यूट। और सर उसका मास नंबर कितना होगा? मास नंबर 11 हो जाएगा उसका मास जाने दो, मास कुछ भी होने दो, उसका मास नंबर 11 हो जाएगा। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके कौशिक? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू कौशिक। अभिषेक, इस स्लाइड पे डाउट है तो पूछिए। सर जनरलाइज्ड फॉर्म में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं ना? बस सर, बहुत बढ़िया, करेक्ट चीज बताई आपने। जैसा डजन मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल्स मतलब 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। यही जनरलाइज फॉर्म है। ये जो आपने लिखा है इसको लर्न कर लेना है। ठीक है अभिषेक? यस सर। थैंक यू अभिषेक। सुमेध कुलकर्णी। हेलो सर। हेलो सुमेध। सर ये जो 6 × 10⁻23 है ना, कुछ बुक्स में 22 भी दिया है, तो सर फिर कैलकुलेशन गलत नहीं होती क्या? ना 10⁻23 नहीं दिया होगा कुछ बुक्स में, वो बुक्स में 60 × 10⁻23 दिया होगा। ध्यान से देखना। और अगर 6 × 10⁻23 दिया है, सॉरी 6 × 10⁻22 दिया है तो वो गलत है।
इसका डाउट है ये सुमित सर तो कुलकर्णी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और ना गलत हो जाती ना भैया, 10⁻23 रहता वो, नंबर है 6 तो 10⁻23 रहेगा। अगर यहाँ 10⁻22 लिखना है तो एक जीरो सामने लेके आते, ऐसा 60 लिखते। ठीक है सुमित? यस सर। थैंक यू सुमित। यस। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। बहुत सारे लोग घर चले गए, मतलब क्लास छोड़ दिए आज का क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अब हम लोग फर्स्ट वाला स्लाइड डिस्कस करेंगे, जो डिफिकल्टी है वो वाली स्लाइड अभी डिस्कस करेंगे। आज जितना पढ़ाना था उतना हो गया, नेक्स्ट टर्न पे इसी चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। टुडेज क्लास इज ओवर। एकदम फर्स्ट वाली स्लाइड से डिफिकल्टी डिस्कस कर रहे हैं। मोहक राठी, सर इसके भी पहली वाली एक स्लाइड थी। इसके पहले वाली स्लाइड नहीं है, वो पिछले वाले प्रेजेंटेशन में चली गई। चलो कंपाउंड बोल दो, आपके ओके सामने है वो स्लाइड। इसके पहले नहीं यार, इसके पहले नाम ही है मेरा। मोहक आपके पास है क्या स्लाइड? ठीक है सर। हाँ, तो उसमें जिस कंपाउंड में डिफिकल्टी है वो कंपाउंड का नाम बता दो, एक्सप्लेन कर देंगे। सर NH4 SO4। NH4 वोल्टोइज SO4, हाँ ठीक है, तो देख लो। उसमें डाउट है ना आपको? हाँ सर, और एक बार HCl भी पढ़ाना ना। हाँ, HCl भी पढ़ा देते, NH4 भी पढ़ा देते। ठीक है, NH4 देखो क्या होता है। NH4 है, NH4 सिंगल चार्ज होता है, NH4 प्लस NH4 SO4। NH4 वोल्टोइज SO4 बोल रहे हो क्या? यस सर, NH4 SO4। ये यहाँ पर है ना वो, देखो ये यहाँ पर है इस स्लाइड में। यस सर, यस सर। NH4 वाली चीज +1, NH4 पे चार्ज +1 होता है, SO4 में चार्ज -2 होता है। अब क्रिस क्रॉस कर लेना, मतलब SO4 जो ग्रुप है, SO4 ग्रुप को क्या बोलते हैं? SO4 ग्रुप को बोलते हैं सल्फेट ग्रुप। सल्फेट ग्रुप का चार्ज कितना रहता है? माइनस रहता है। म्यूट कर लो। अमोनियम ग्रुप, अमोनियम ग्रुप का चार्ज कितना रहता है? 1+ रहता है। तो जो अमोनियम ग्रुप है उसको 2 बार लेना पड़ेगा ना सल्फेट के साथ बैलेंस करने के लिए। सल्फेट पे 2-, अमोनियम पे सिंगल प्लस, तो सिंगल प्लस 2 बार लेना पड़ेगा। तो NH4 जो है उसको ट्वाइस लो और SO4 के साथ क्लब कर दो, तो NH4 वोल्टोइज SO4 बन गया। ठीक है, HCl देख लो, इधर है H, इधर है Cl। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, दोनों का वैलेंसी 1-1 है, तो लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो HCl ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। HCl में है कोवैलेंट बॉन्ड, और NH4 वोल्टोइज वाली चीज में है आयोनिक बॉन्ड। मोहक राठी कमेंट करे। समझ गया सर, थैंक यू सर। थैंक यू मोहक। आदित्य पांडे, सर ये जो NH4 वोल्टोइज SO4 जो कंपाउंड है सर, ये सर आयोनिक कंपाउंड है। बिल्कुल सर। सर तो फिर ये जो 2 है, वोल्टोइज का 2 और ये 4, ये कैंसिल नहीं होता सर? ये वोल्टोइज का 2 और ये 4 कैंसिल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये SO4 अपने आप में एक ग्रुप है। जैसा यहाँ पे बोला था ना, वो ब्रैकेट खोल नहीं सकते, ये ब्रैकेट खोल नहीं सकते, तो वैसा यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा? SO2 दिखेगा। तो SO2 देख के तो सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना क्या है। सल्फेट ग्रुप अपने आप में SO4 2- है, उसको एज इट इज रखना। अमोनियम ग्रुप अपने आप में NH4+ है, उसको भी एज इट इज रखना। यहाँ पे कट नहीं कर सकते, सिर्फ मोनो एटॉमिक वाले में कट कर सकते। यस सर। थैंक यू आदित्य। वेदांत, सर एम आई ऑडिबल? यस वेदांत, प्लीज टेल। सर वो जो एसिडिक रेडिकल्स रहते सर, तो मतलब उसका जो चार्ज रहता है वो निगेटिव क्यों नहीं रहता? क्योंकि सर जितने भी एसिड्स रहते मतलब वो तो मतलब नॉन मेटल से फॉर्म होते ना। चीज अपन एसिड बेसिस में डिस्कस करते हैं। ये
अपना एक बार मोल कंसेप्ट रिवीजन हो जाए तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स टॉपिक आएगा, उसमें रेडिकल फिर से पढ़ा देंगे एंड एसिड बेसिस सॉल्ट्स वो वाले रेडिकल भी कर देंगे, ठीक है, वो चीज डिटेल में हो जाएगी वहां पे। ओके यस सर। एंड ये पीपीटी भी शेयर हो जाएगा तो उसमें से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। जो लोग डाउट्स के लिए रुके थे, डाउट पूछे, थैंक यू। बाकी लोग भी जो रुके थे सुनने के लिए, उन लोगों को भी थैंक यू सो मच।